ये कंप्लीट स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ऐप तो नहीं शेयर हो रही? फुल स्क्रीन शेयर है ना, ठीक है। लें जी, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। मैंने इतनी दफ़ा मैथ क्लास बोला कि आप लोग जो है ना वो आवाज़ारी हो चुके हुए हैं। मैं माज़रत खाऊँ अगर आपको लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मैथ नहीं होती। अगर आपको लगता है कि वो एक अकाउंटिंग है तो शायद थोड़ी अजीब सी बात आप सोच रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो उतनी है जितने बस 3-4 लाइन आइटम है कि कॉस्ट के अंदर मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवर, वो फिक्स वेरिएबल दोनों तरह से हो सकता है। बस कॉस्ट यहाँ ख़त्म हो जाती है बेचारी। बाकी सब के मटेरियल अगर 10% बढ़ रहा हो और उसका रेट 3% कम हो रहा हो, और मार्केट की सप्लाई अगर 13% कम हो रही हो, और लॉस अगर 5% हो, और लॉस के बाद जो है वो इतने % हो, तो बताओ क्या होगा। अब इस सबका कॉस्ट अकाउंटिंग से कम ताल्लुक होता है और मैथ से थोड़ा ताल्लुक होता है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि मैथ इज़ बेसिकली वो अल्फ़ाबेट्स। एक बच्चा है, उसको हमने एबीसी नहीं सिखाई, लेकिन उसको हमने बड़े प्यारे तरीके से बता दिया कि एक अच्छा मजमून ऐसे होता है कि आपने पहले सियाक़ को सबक देना है, फिर एक बेस बनानी है, बेस बनाने के बाद एंड पे आपने नतीजे पे पहुंचना है और बड़े खूबसूरत तरीके से कंक्लूड करना है। उस बच्चे को मजमून का पूरा फॉर्मेट समझ आ गया कि स्टार्ट बहुत प्यारा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी लुक्रेटिव बात होनी चाहिए, इधर आपने जो है ना कोई सनसनीखेज़ बात करनी है, और एंड पे आपने 2 लाइनों के अंदर क्लोजर दे के शुक्रिया कह देना है। बच्चे को ये सब आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी एबीसी थोड़ी कमज़ोर है। वो अक्सर लेटर खा जाता है, उसकी ग्रामर भी थोड़ी सी फारिग है। तो एबीसी उसको सिखाई थी बचपन में, मजमून सिखाया अभी। वो बार बार आके लोगों से कहता है मुझे इतना अच्छा मजमून लिखना आता है, टीचर मुझे 3 नंबर देता है 10 में से। हालांकि उसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी कमाल है, उसे सब कुछ पता है क्या करना है, बस जो अल्फ़ाबेट्स है ना बेचारे के, वो कमज़ोर है। आपको ये पूरा मजमून आता है, आपको पता है कि सीएमए का एक सवाल कैसे शुरू करना है, ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, वर्किंग 1 किस चीज़ की होनी चाहिए, वर्किंग 2 किस चीज़ की होनी चाहिए। आपको पूरा मजमून में हर ब्लॉक आता है, बस वो जो अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं ना वो नहीं आते। अच्छा, वो अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो मजमून लिख भी देंगे पूरा, नंबर नहीं मिलेंगे। आपका मजमून जगह जगह था अधूरा होगा। मटेरियल पे पहुंचेंगे, आई के अपने फिर अजीब सी एक बात की होगी, आप कहेंगे यार ये एक सीधी बात क्यों नहीं करते। बड़ी मुश्किल से मटेरियल की जंग लड़के आप आगे आएंगे तो लेबर पे भी कोई ऐसी बात हुई हुई होगी। तो ये बेसिकली छोटे छोटे से अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्होंने आपस में मल्टीप्लाई हो के आपका पूरा मजमून बनाना है। तो मैथ इज़ नॉट कॉस्ट, बट कॉस्ट इन्वॉल्व्स मैथ। अल्फ़ाबेट मजमून को नहीं कहते, लेकिन मजमून अल्फ़ाबेट्स के बगैर बनेगा भी नहीं। तो सीएमए का फॉर्मेट समझना, अगर आपको लगता है कि फॉर्मेट समझ आ गया और अब आप सवाल कर लेंगे तो आपको सही लगता है, लेकिन फिर नंबर कम आए तो ये मत पूछना है कि नंबर क्यों कम आए, क्योंकि आपको फॉर्मेट भी पता है, आपको तरतीब भी पता है, चीज़ें भी पता है, लेकिन अंदर लिखने वाली चीज़ों में जो है ना आपको थोड़ी सी परेशानी है कि ये चीज़ कैसे होगी और ये चीज़ कैसे होगी। तो इसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा साथ साथ हम देखते हैं कि कैलकुलेशन पे एक अच्छी प्रैक्टिस होनी बड़ी ज़रूरी है। कैलकुलेशन का आपको अच्छी तरह से पता हो। यानी एक टिपिकल चीज़ है कि हम कहते हैं कि अगर एक 800 रुपये की चीज़ है और उस पर 20% डिस्काउंट होना है, तो स्टूडेंट कहता है सर मसला है कोई नहीं, मैं काम करूँगा, मैं 800 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 20% से, यानी कि 20/100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, जवाब आ जाएगा 160। फिर सर मैं एक काम करूँगा, मैं 800 में से 160 माइनस कर दूँगा, मेरे पास जवाब आ जाएगा 640। मसला ही कोई नहीं। सर आप कहते हैं मेरी मैथ अच्छी होनी चाहिए, मेरी तो मैथ अच्छी नहीं है, कर लिया मैंने, तो मैं कहूँगा ये क्या किया है आपने, इतना लंबा तरीका। अगर एक चीज़ 800 की है और 20% डिस्काउंट है तो 80% प्राइस पे मिल जाएगी आपको वो चीज़। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि वो बच्चा कहता है सर 800 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 640 आता है। तो मैं फ़ौरन से एक्साइटेड हो जाता कि यस, ये दिस इज़ द गेम।
एक औसतन सवाल में इस तरह की कम से कम 17 कैलकुलेशंस होती हैं, औसतन एक सवाल में। ये बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन मैंने बताई है, एक परसेंटेज की मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये 17 दफ़ा इस तरह के लंबे मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो हो गया काम। फिर आप कहेंगे सर इतनी भी बात नहीं है, अब इस तरह से हम नहीं कर रहे होते, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं। चीज़ों को बेहतर तरीके से करें, हम कहते हैं कि जी दो चीज़ें, यूनिट्स और क्वांटिटी। 100 यूनिट एक चीज़ के, सॉरी यूनिट्स और रेट। 100 चीज़ें 100 यूनिट्स हैं एक चीज़ के और उसका रेट है 70 रुपये, तो कितना टोटल कॉस्ट होगी हमारी? 7000। 100 यूनिट्स और एक यूनिट। फिर किसी ने आपको बताया कि ओ हो जो यूनिट्स है ना, वो तो जो है उसमें 10% तो एक्स्ट्रा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इस दफ़ा। फिर यूनिट्स में जो है वो इतने परसेंट लॉस है, फॉर एग्जांपल 3% लॉस भी है, 10% हमारी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा से होगी। रेट में किसी ने आपको बताया कि जी इस रेट में हम लोग एक सप्लायर के पास जा रहे हैं और वो सप्लायर हमें जो है वो 70% प्राइस पे चीज़ें दे देगा। अब हमने देखना है कि रिवाइज कॉस्ट क्या है, तो आपने क्या किया, आपने 100 यूनिट पकड़े, इसको 10% इसमें इजाफा हुआ है। तो अभी जब पीछे 20% कमी हुई थी तो हमने 100 के बजाय क्या लिखा था, 80, 20% डिस्काउंट हुआ था। तो अब अगर 10% इजाफा हुआ है तो 100 की जगह क्या लिखें, 110, जिसको मैं 1.1 भी लिख सकता हूँ। 80 को पॉइंट, तो आपने लिख दिया 110%। फिर मैंने कहा भाई 3% लॉस भी आएगा। आपने कहा अच्छा 100 का 110% यानी 110 यूनिट होंगे, फिर इसमें 3% लॉस होगा। जो 3% लॉस है इसका मतलब है 110 यूनिट में से 3% ज़ाया हो जाएंगे और बच कितने जाएंगे, 97। तो आपने कहा सर सीधी सी बात है, मैं इसको 97% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। हाँ जी, 110 को 97% से मल्टीप्लाई करके क्या जवाब आता है भला जी? 10 नहीं जी, हमें इस तरह का कुछ जवाब बताया गया। अब परसेंटेज तो नहीं, यानी हमें इतने यूनिट्स पता लग गए। फिर आपने कहा सर ये देखें ना, रेट है ना 70, तो 70 का 70% ले लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 49। तो सर अब कहानी बड़ी सीधी सी हो गई, इतने हमारे यूनिट्स हैं, इतना रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आ जाएगा। सर आप एवं कहते हैं हम लंबी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, देखें कितनी सीधी सी आसान सी कैलकुलेशन में हमने कर दिया। तो मैं कहूँगा भाई अगर आप इसी कोई 1.1 से मल्टीप्लाई करके 0.97 से मल्टीप्लाई करके 0.70 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी आप इसी जवाब पे पहुँच जाते। आप कहेंगे क्या बात हुई सर? एसोसिएशन लॉ है ना मल्टीप्लिकेशन का, ए बी से मल्टीप्लाई हो या बी ए से मल्टीप्लाई हो। चूँकि इसने पहले इससे मल्टीप्लाई होना है, फिर जवाब ने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, और फिर इसके और इसके जवाब ने इन सबसे मल्टीप्लाई होना है। नहीं बात समझ आई? एग्जाम्पल, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि एक रेस्टोरेंट पे आप गए, वो कहते हैं हम लोग लेंगे 17% सेल्स टैक्स और हम आपको डिस्काउंट देंगे 10%। डिस्काउंट देंगे 10% और सेल्स टैक्स कितना होगा? तो आप कहते हैं कि यार वो ये डिस्काउंट किस पे लगेगा, यानी पहले 100 रुपये की एक चीज़ होगी, फिर उस पर 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे और बड़ी भी अमाउंट का डिस्काउंट देंगे, या पहले 100 रुपये पे डिस्काउंट दे देंगे और जो डिस्काउंटेड वैल्यू है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाएंगे। फ़ायदा किस में ज़्यादा? डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगने का। हाँ जी, किस पे ज़्यादा फ़ायदा है जी? पहले डिस्काउंट करें बाद में टैक्स लगा दें। पहले टैक्स, भाई पहले टैक्स लगा दें बड़ी अमाउंट पर, बड़ा डिस्काउंट होके नीचे भी तो आएंगे। तो ज़्यादातर यूज़र का क्या मानना है, पहले डिस्काउंट हो जाना चाहिए। एक खातून ने अजीब सा जवाब दिया, कहती हैं सेम आएगा,
लो 200 कैसे माने, मान सकते हैं हम? दिमाग क्या कह रहा है, कैसे मान सकते हैं? खातून ने कह दिया तो ऐसे तो नहीं होता, ये तो कोई भी कुछ भी कह दे। तो आपने कह दिया कि सेम आएंगे और सेम आ जाएंगे, करके देखते हैं। एक चीज़ है 100 रुपये की, उसको पहले 17% बढ़ाते हैं, तो इसको मैं 117% से मल्टीप्लाई कर दूं, एक जवाब आ जाएगा जो कि 117 है। अच्छा, फिर 117% पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा तो अब 100% नहीं होगा, कितना होगा? 90%। इसका 90% ले लेते हैं। अब वही खातून फ़ौरन से कैलकुलेटर निकाल के तैयार हो गई कि जवाब सही निकलना चाहिए। क्या है जी? 105.3 लें जी। दूसरा तजर्बा करते हैं, 100 पे पहले डिस्काउंट ले लेते हैं, डिस्काउंट होकर 90% हो जाएगा, 90 आ जाएगी प्राइस। 90 पे अब 17% टैक्स लगा देते हैं, 117%। जवाब बताएं ज़रा। 105.3। जब आप ये कर रहे थे तो आपने सोचा, सर ने बताया था कि भाई आप एक साथ भी कर सकते हैं, 100 पे 117% लगाओ और अगला फैक्टर लगा दो 90% का। तो इधर आपने क्या किया, आपने 100 पे 90% का फैक्टर लगाया, फिर 117% का फैक्टर लगा दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी तरतीब आगे पीछे होने से फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है और मुझे 3-4 तरह के वेरिएबल दिए जाते हैं, तो जो मर्जी पहले लगा लूँ। बच्चे इस पर परेशान रहते हैं कि मैं पहले लॉसेस के बाद वाले यूनिट निकालने के बाद रेट से मल्टीप्लाई करूँ, या रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब में से लॉसेस माइनस कर दूँ। सेम आना है, आपने स्टार्टिंग फिगर पकड़नी है और जो जो सवाल ने कचरा मचाया हुआ है, 10% बढ़ा दो, 30% कम कर दो, इतना वो कर दो। दो ही चीज़ है ना, रेट और क्वांटिटी। कुछ मसले रेट के बताएंगे, कुछ क्वांटिटी के बताएंगे। आपने रेट और क्वांटिटी का जो जवाब है वो पकड़ के वो सारे मसलों को लिखते चले जाना है। जैसे अभी ऊपर हमने क्या किया है, हमने प्रोडक्ट पकड़ी, रादर देन कि यूनिट्स पे अलग से वैरायटी हो, रेट पे अलग से वैरायटी हो और फिर जवाब निकले। हमने इन दोनों का ऑलरेडी जो प्रोडक्ट आया था वो पकड़ा और जो जो वेरिएबल उन्होंने रेट के दिए हुए थे या क्वांटिटी के दिए हुए थे उस सबको मल्टीप्लाई करते चले गए और जवाब सेम आया। तो एक आदत डाल लेनी है कि अगर सवाल में मटेरियल की टोटल कॉस्ट दी हुई है और उसमें यूनिट्स के साथ कुछ और छेड़छाड़ कर रहे हैं और रेट के साथ कुछ और छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो सारी छेड़छाड़ उठा के उन सबको जिस मर्जी तरतीब से मल्टीप्लाई करते हैं। इवन डिवीजन भी जिस मर्जी तरतीब से करते हैं। अगर 97% ने डिवाइड होना और 13% ने मल्टीप्लाई होना है तो बेशक पहले डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, भले पहले मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड कर दें, सेम आएगा। तो अब इस 10 से बाहर निकल आना है कि मैं पहले यूनिट्स पे वर्किंग 1 करूं, रेट पे वर्किंग 2 करूं, फिर दोनों भाइयों को वहाँ से उठा के ऊपर लिखूं और फिर उसका जवाब लिखूं और बाद में भी डरता रहूं कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तो अब आपको कोई भी चीज़ मिले तो आपने ठक 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 मल्टीप्लाई करते चले जाना है। बात समझ रहे? तो कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि हम तरीके से उसे देखें। जब हम मैथ टेक्निक्स की बात करते हैं जी आपने बहुत ज़्यादा उसने इनकार कर दिया। उसने कहा लिखने के लिए उधर गए थे ना, अब उधर ही जाओ। ज़्यादा हमारी साइंस नहीं चली। कोई बात नहीं, जो प्यार करता है उसी के पास आ जाते हैं, जो हमारी बात सुनता है। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? अब पेपर में आपके सामने एक कैलकुलेशन आ गई। $13,680
000, 890 000, 10 000, 650 000 और 5500। कैलकुलेटर बड़ा अजीब सा है, जब बहुत सारे ज़ीरो डाले ना तो फिर दोबारा गिनने पड़ते हैं, 4 डाले थे 3 डालते, आंखें भी धोखा खा रही होती हैं। तो जब चीज़ों के एंड पे बहुत ज़्यादा 000 होते हैं तो वहाँ दिल करता है कि कुछ शॉर्टकट हो जाए, कुछ और। एक तरीका तो यह है कि हम चीज़ों को राउंड करके चलें। फिगर्स पूरी लिखी हुई हैं और अब आप कैलकुलेटर पे उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हुए आप खुद से अगर कुछ स्टैंडर्ड ज़ीरो खा जाएं तो वो फास्ट हो सकता है। रादर देन कि मैं ये पूरी फिगर्स लिखूं पांचों और फिर उनको ऐड करूं, मैं इसको लिख दूं 13,680, 890, 10, 650 और 5.5, इनको ऐड कर दूं। जो जवाब आया उसके एंड पे 000 खुद ही से कागज़ पे लिख दूं। मैं क्यों बार बार ये 3 ज़ीरो की गर्दानें लगाता रहूं? लेकिन जवाब मुझे पूरा लिखना है, तो जब पूरा लिखना होता तो मैं कहता हूँ गड़बड़ ना हो जाए, मैं पूरी अमाउंट को लिखना शुरू कर देता हूँ। तो अगर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एंड पे ज़ीरोज़ या इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं और लिखना भी पूरा करके है, तो आप कम से कम सेम लेवल की चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अगर इसमें बहुत परफेक्शन पे चले जाएं तो फिर डिवीजन में भी काम कर सकते हैं। अगर 60 मिलियन को 5 मिलियन से डिवाइड करना है तो बेसिकली आपने 60 को 5 से डिवाइड करना है। तो जिनका यूनिट सेम है तो आपने लिखा 60 मिलियन, नीचे लिखा 5 मिलियन और कैलकुलेटर को कहा भाई 60/5 ज़रा जल्दी से बताओ क्या होता है। असूलन ये कैलकुलेटर पे नहीं होना चाहिए, ये ज़बानी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कैलकुलेटर को ही कहेंगे कि मुझे बताओ 60 को 5 से, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में 17 जवाब निकलना हो इसका और आप जहन में खामखा 12 सोच के बैठे हुए हो, तो आप अपने दिमाग पे तो नहीं भरोसा करेंगे। तो लेकिन अगर फिगर्स कुछ इस तरह की हैं 13,680, 859, 890, 103 और इस तरह से करके अनराउंड सी फिगर है, तो फिर ये वाला शॉर्टकट मत लगाएं, फिर पूरा का पूरा लिखें। बट जहाँ जहाँ बच सकते हैं ज़रूर बचाएं अपने आप को। जहाँ जहाँ कोई चीज़ वो है, वो कहते हैं 10 मिलियन यूनिट्स हैं और 13 रुपये प्राइस है, तो बस 10 को 13 से मल्टीप्लाई करके जवाब में मिलियन में लिख दें। ज़्यादा ना आप 10 करके फिर 0 लगा रहे हो, फिर बार बार गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 होते थे, हाँ पीछे 10 है, 7 होने चाहिए, एक और 0 मल्टीप्लाई बाय 13 और जवाब। अच्छा फिर जवाब में फिर 0 दोबारा से गिनने पड़ेंगे, क्योंकि जवाब में अक्सर एक आध इजाफी 0 आ जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अगर एक इंतहाई सीधी सी चीज़ है कि इतना मिलियन इतने रुपए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है आप मिलियन की चीज़ को पी जाए, कैलकुलेटर को छोटी बात बताएं, बड़ी बात अपने जहन में रखें। जब कैलकुलेटर आपको छोटा जवाब दे तो लिखते हुए उसे बड़े जवाब में कन्वर्ट कर ले। अगर आपको समझ आ रही है कि मैं बता क्या रहा हूँ, इसका मतलब है यानी हमने कहा कि हम एक कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं कि हम उसको 2 स्टेप के बजाय रादर देन कि अगर हम कहें कि उस पर डिस्काउंट कितना पहले डिस्काउंट निकालें फिर डिस्काउंट को माइनस करें, या इजाफा कितना पहले इजाफा निकालें और इजाफे को बाद में ऐड करें, आप एक झटके में इस रूल पे आ सकते हैं 100% प्लस माइनस। कुछ इजाफा हो रहा है 100 से उतना ऊपर चले जाए, कुछ कमी हो रही है 100 से उतना नीचे चले जाए। दूसरा हमने ये देखा कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के अलग अलग फैक्टर अलग से भी चल रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग तरह से मल्टीप्लाई करके जवाबों को इकट्ठा करें, हम इकट्ठे हुए जवाब पे जितने भी इसके फैक्टर्स हैं या इसके फैक्टर्स हैं वो लिखते चले जाएं। क्या बात समझ आ रही है? फिर हमने कहा कि अगर एक जगह पे जैसे एग्जाम्पल देगी 17% टैक्स था, 10% डिस्काउंट था, तो इस एग्जाम्पल में हमने ये समझने की कोशिश की कि जो मर्जी भी हो, चाहे डिस्काउंट पहले लगा लें चाहे टैक्स पहले हो, हमेशा बात बराबर ही आएगी। तो अगर वो क्वांटिटी की भी बातें बताएं, रेट की भी बातें बताएं, क्वांटिटी में कुछ और मसले हों, रेट में कुछ और मसले हों, तो ये नहीं सोचना कि पहले मैं क्वांटिटी सीधी करूं फिर रेट की तरफ आऊँगा, या पहले रेट सीधा, फिर ये भी नहीं सोचना कि 10% प्रोडक्शन का इंक्रीज़ पहले लूँ या 13% का जो डिस्काउंट है वो पहले लूँ। आप जिस मर्ज़ी तरतीब से, यानी सीधी सी बात है कि अगर आप ए को
बी से मल्टीप्लाई करें और सी से मल्टीप्लाई करें और डी से मल्टीप्लाई करें, या उसकी जगह डी को सी से मल्टीप्लाई करके बी से मल्टीप्लाई करके ए कर दें, तो भी जवाब सेम ही आना है। तो इस खौफ से बाहर निकल आएंगे, मैंने पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, बस टोटल अमाउंट पकड़नी है और जो जो सवाल ने कहा हुआ है उस सबको प्लस माइनस कर देना है। क्या हम समझ पा रहे हैं? हम समझ पा रहे हैं। मैं ज़रा जल्दी से आपको किताब दिखाने की कोशिश करूँ, अगर इस दफ़ा इसने मेरी सुन ली तो। वो आज ज़्यादा मूड में नहीं है, वो बिल्कुल ही मूड में नहीं है। वो कहता है कोई चक्कर नहीं है। अब सुनोगे? अब सुनोगे? ऐसे मसले यहीं आ सकते हैं। कभी देखा कंप्यूटर बात ही ना सुन रहा हो, ये ऐसे हुआ, ये मैं गया और ये मैंने किया क्लिक, उसने कहा कौन हो आप? चक्कर ही कोई नहीं। ये जो है ना, अब सुनोगे? सुनेगा, लिखने नहीं देगा। लेज़र आ सकता है? नहीं। एस्केप काम करता है? नहीं। पेन काम करता है? नहीं। आल टैप काम करता है? हाँ। इससे ज़्यादा वो मुझे सुनने पे तैयार नहीं है। ये क्रॉस होता है? नहीं। नहीं, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैनुअल इंटेलिजेंस से मुकाबला करेगी, तो फिर नुकसान फ़िलहाल तो इसका होगा, बाद में जब इसने हमारी ज़िंदगी ख़राब करनी है तो करे, अभी तो ना करे। पावर पॉइंट तो वो पी गया है, उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि आप इसके बारे में सोचो। मैं अगर बंद कर दूंगा तो मेरी बात मानेगा? कहता आज तुम आगे जाके दिखाओ। किस्मत से नहीं लड़ सकते। इंसान कोशिश कर सकता है किसी की मदद करने की, लेकिन जो है ना, वो कह रहा है कि वन नोट पे तुम गए क्यों? आखिरी हल टास्क मैनेजर, इसकी तो सुनेगा। उड़ा दो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को मेरी ज़िंदगी से, निकाल दो इसे। देखते हैं, हम फिर से उस ख़तरनाक फाइल पे क्लिक करने जा रहे हैं। शायद अब ये सुनता रहे हमारी बात। नहीं जी, जल्दी जल्दी से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने गुजारता हूँ। हमने ज़बानी बातें की हैं। हमने कहा प्राइस अगर 70% है फ़र्ज़ करें और डिस्काउंट 20% है, तो एक लंबा तरीका है उसको करने का। एक ये है कि आप सिंपली जो है वो 70 को 80% से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास जवाब आ जाए। और 80%, 110% ये जितने भी होते हैं आपने 1 के कम्बिनेशन में लिखने होते हैं। 80% का मतलब है 1 से कम, तो 0.8 और 80% बराबर है। इसी तरह से 1.1 और 110% बराबर है। कुछ लोग क्या करते हैं 110 बटा 100 करते हैं, 110 परसेंटेज का सिंबल, बट 110 इज इक्वल टू 1.1, 80% इज इक्वल टू 0.80, तो 5% किसके इक्वल होगा? 0.05। तो आप शुरू से ही ना ये डेसिमल्स के साथ दोस्ती कर लें तो ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान सी होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ 380 की है, 15% इंक्रीज़ हुआ, तो आपने 380 को 115% से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 437। दो मटेरियल आपको बताए गए,
400 का मटेरियल है और 200 का मटेरियल है और आपको पता लगा दोनों में 20% इन्फ्लेशन होने वाला है, तो बताओ अगले ईयर की क्या कॉस्ट होगी। तो आपने क्या किया, आपने 400 को 20% बढ़ाया, 200 को 20% बढ़ाया, जो जवाब आया उसको टोटल किया। आसान काम ये था कि जब दोनों ही इन्फ्लेट हो रहे हैं, एक कॉस्ट 400 और एक 200 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है 600, तो 600 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके इकट्ठा फाइनल जवाब लिख दें। अगर 3-4 चीज़ें इकट्ठे रेट से इंक्रीज़ हो रही हैं तो उनके टोटल को सेम रेट से वो किया जा सकता है। ICAP ने कई दफ़ा ऐसा किया है कि आपको मटेरियल, लेबर, फलाना सारा कुछ बताने के बाद कहा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन 10% है। अब हम वो इन्फ्लेशन बजाय इसके कि हर कंपोनेंट में अलग अलग दिखाएं, हम एक दफ़ा सबका जवाब निकालने के बाद ग्रैंड टोटल जवाब को 10% इन्फ्लेट कर दें तो भी बात बराबर है। तो ये छोटी छोटी सी इस तरह की चीज़ें। ये टैक्स की एग्जांपल, 16% सेल्स टैक्स, 5%, हमने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके देखा, जवाब बराबर आया। फिर हमने कहा कि जी एक मटेरियल अल्फ़ा, उसकी क्वांटिटी 110 है, प्राइस 40 है, तो टोटल इसका ये रेट हो गया। और उसके बाद फिर हमें पता लगा कि उसमें 80% एक चीज़ है और 12%, तो आप ग्रैंड टोटल जवाब के साथ मल्टीप्लाई करें या अलग अलग। हमें पता लगा क्वांटिटी अगली बार 20% कम है और प्राइस अगली दफ़ा 12% ज़्यादा है, तो आपने जवाब को 0.8 और 1.12 से मल्टीप्लाई कर लिया। बात पिक कर रहे हैं। लेबर 100 आवर्स हैं जी और रेट है 500 पर आवर। आपको किसी ने कहा मशवरा दो, मशवरा ये है कि हम अगर लेबर में ना यहाँ अनस्किल्ड के बजाय स्किल्ड ले आएँ। लेबर 100 घंटे काम करती है और पैसे कितने मांगती है 500। अगर हम स्किल्ड लेबर लेके आएंगे तो वो 50% कम टाइम में करेंगे, लेकिन वो पैसे मांगेंगे 40% ज़्यादा। तो सवाल ये है कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं, तो हमें इम्पैक्ट देखना होगा। यानी कि मैं देखूं कि क्वांटिटी और प्राइस का क्या इम्पैक्ट होगा 0.5 इंटू, यानी जो भी मेरा जवाब ऊपर आया होगा 100 इंटू 500 से, उसको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा और 1.4 से, तो बेसिकली मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.7 से, 70%। इसका मतलब है जो नई वाली ऑप्शन है पुरानी वाली ऑप्शन के 70% लेवल पे है, तो ये ऑप्शन एडवाइजेबल है, ये मज़ेदार ऑप्शन है। कैलकुलेटर वाली बातें हुई थी जो हमें वहाँ लिखनी पड़ी, वक्त हमारा मज़ीद लगा। परसेंटेजेस मार्कअप मार्जिन, मार्कअप मार्जिन समझते हैं? मार्जिन रेवेन्यू पे होता है और मार्कअप कॉस्ट पे होता है। सम टाइम आपको कॉस्ट बता के आपको मार्जिन दे देते हैं, सब टाइम कॉस्ट बता के मार्कअप दे देते हैं, सेल बता के। तो आपको ये करना होता है कि जी किस चीज़ को हमने मार्कअप पे लेके जाना है, किस चीज़ को मार्जिन पे लेके जाना है, उसके हिसाब से परेशान होते रहते हैं। तो मुख्तलिफ फार्मूले आप लोगों ने बनाए हुए होंगे, सोचे हुए होंगे, देखे हुए होंगे। जैसे हम कहते हैं कि कॉस्ट 1 प्लस मार्कअप कर दें तो सेल्स पे आ जाएंगे, और मार्जिन हो तो सेल 1 माइनस मार्जिन कर दें तो कॉस्ट। या अभी जो हमने बातें की, हम उस तरह से भी तो कर सकते हैं ना। अभी जो हमने बातें की हैं वो कौन सी हैं भला, को यहाँ कहीं लिखते हैं। अभी हमने कहा 20% इंक्रीज़ हो रहा हो या 30% डिक्रीज़ हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपको पता लगा कि 20% मार्कअप है, मार्कअप, तो जो भी आपके पास कॉस्ट आई होगी आपने उसको 1.2 कर देना है, तो आप सेल पे पहुंच जाएंगे। चूँकि मार्कअप है 20%। अच्छा, अगर मार्जिन हो 30%, मार्जिन किस पे होता है, सेल्स पे। अगर मार्जिन 30% है तो मैं कह सकता हूं कि सेल्स का 70%, चूँकि 30% मार्जिन है, उतना डिस्काउंट माइनस हो जाएगा सेल में से, तो कॉस्ट कितनी बनेगी सेल्स का। तो बेतहाशा तरीके हैं इसको करने के, बहुत सारे तरीके से। नहीं तो सबसे आसान तरीका ये है कि C + P = S लिख दे, मशहूर तरीका जी। सेल 100 रुपये की है, प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट है 30% ऑफ सेल्स, यानी 100, और C प्लस ये, तो पता लगा C + 30 = 100 और C आ गया 70। तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी फार्मूले को रटा मारें, किसी इस तरह की चीज़ की तरफ जाएं। आप काफ़ी सारे तरीके से ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स, ये छोटी छोटी सी चीज़ों को प्लस माइनस कर सकते हैं एग्जाम में। समटाइम ना हमें कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता। जो पता होता है वहाँ से वहाँ जाना होता है जहाँ नहीं पता। मैं अजीब सी बातें कर रहा हूँ। C
पी और एस। कोई आपको बता देता है कि कॉस्ट है 700 रुपया और बता देता है कि मार्कअप है 20%। हो सकता है मार्कअप बता दे, हो सकता है मार्जिन बता दे, कुछ भी बता दे। अगर मार्जिन वो मार्कअप 20% है, अगर मैं यहां लिखूं 20, तो ये कॉस्ट 100 होगी जिस पे 20 प्रॉफिट है। कॉस्ट 100 होगी, प्रॉफिट कितना है, तो सेल कितनी होगी। एक दफ़ा मैं ये चीज़ें लिख लूँ, उसके बाद मैं कहूँ बताओ कहाँ खड़े हो और कहाँ जाना है। जुमला पता नहीं आपने ध्यान से सुना या नहीं। कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना है। उसने कहा मैं कॉस्ट पे खड़ा हूँ। कहाँ जाना है, उसने कहा प्रॉफिट पे जाना है। मैं कहा अच्छा, जहाँ खड़े हैं उससे डिवाइड करें और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई करता है। मैं 700 पे खड़ा हुआ हूँ, तो 700 को मैं 100 से डिवाइड कर दूँ। मैं कहा अच्छा बताओ जाना कहाँ है। उसने कहा मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा अच्छा 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर वो कह देता कि मैं कॉस्ट पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे सेल पे जाना है, तो मैं कहता अच्छा जहाँ खड़े हैं वो क्या है 100 और जहाँ जाना है मल्टीप्लाई, तो मैं सेल्स पे पहुँच जाऊँगा। इसी तरह से अगर ये मार्जिन भी दिए हुए होते हैं, इसी एग्जांपल को मैं रिवाइज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ CPS, सवाल ने मुझे बताया मार्जिन 25%। कितना बताया मार्जिन 25%। तो मार्जिन का मतलब है 25%। मार्जिन किस पे होता है, सेल्स पे। तो सेल को 100 मानना पड़ेगा, तो मार्जिन 25% है, तो कॉस्ट को कितना मानना पड़ेगा 75%। अब अगर वो मुझे कहे कि कॉस्ट है 150, उसने मुझे बताया, उसने कहा भाई कॉस्ट है 150 और मुझे सेल चाहिए। कॉस्ट कितनी है 150 और क्या चाहिए, जहाँ खड़े हैं उससे डिवाइड करना है और जहाँ जाना है। मुझे कॉस्ट बताइए उसने क्या बताया। उसने कहा भाई कॉस्ट है 150। मैं कहा अच्छा जो मुझे पता है मैं उससे डिवाइड कर दूं पहले। कहाँ जाना है, सेल्स पे, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो जवाब निकलेगा वो एग्जैक्टली सेल्स होगी। तो ये एक बहुत ही मोटा सा टोटका ये भी होता है कि आप एक दफ़ा सी, पी और एस सजा दें और देख लें कि ये मार्कअप है या मार्जिन है, और उसके हिसाब से उनकी रेशो समझ लें कि ये अगर 25 है तो ये 100 होगा और ये 75 होगा। मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। सवाल ने हमें कॉस्ट नहीं दी। सवाल ने कहा जो भाग जाओ, कोई चक्कर नहीं, मैं तुम्हें उलझाऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा प्रॉफिट। उसने कहा भाई हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे 50 रुपये का, प्रॉफिट है 50 रुपये का, मुझे कॉस्ट चाहिए। प्रॉफिट 50 रुपये का, क्या चाहिए 50 को किससे डिवाइड करूं, जो मुझे पता है। मुझे क्या पता है, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड किया, जाना कहाँ है, मल्टीप्लाई कर देता है। देखिए जरा मल्टीप्लाई करके क्या जवाब 150 ही आता है। और अगर मैं 150 से प्रॉफिट निकालता तो 50 ही निकलता। तो ये एक मोटा सा टोटका है इस तरह का। बहुत परेशान हो जाए, आपने C प्लस पी इक्वल टू एस लिखना है, जो जो डाटा है वो उसमें उठा के डाल देना है, मोस्ट प्रॉब्ली चल जाएगा काम। आर वी गुड टू गो, चीज़ें समझ आ रही हैं। कैलकुलेटर की कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है। ये सी, पी और एस वाली चीज़ों में जो हम फंस रहे हैं वो शॉर्ट हो सकती है। इसमें कुछ एडवांस बातें भी हैं, वो मैं फिर ख़ास तौर पे आपको नहीं बता रहा। हम मार्जिन को मार्कअप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मार्कअप को मार्जिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चीज़ आपको कॉस्ट पता है, दिया हुआ मार्जिन है, तो हम मार्जिन को मार्कअप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एडवांस यूजर्स के लिए बता रहा हूँ, सब ने परेशान नहीं होना, इस पे सबने परेशान नहीं होना। आपको किसी ने बताया कि मार्कअप है फॉर एग्जांपल 50%।
तो मार्जिन कितना होना चाहिए? जालिम ने कुछ भी नहीं बताया, बस कह दिया कि मार्कअप है 50। और हमें क्या चाहिए? मार्कअप किसे कहते हैं? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट को। और मार्जिन किसे कहते हैं? प्रॉफिट ओवर सेल्स को। तो क्या इस 50 को मैं लिख सकता हूं? अगर ये मार्कअप है तो क्या मैं इसको 50/100 लिख सकता हूं? अच्छा, मार्जिन के फार्मूले में दो चीज़ें क्या चाहिए होती हैं? प्रॉफिट तो 50 ही होगा ना, क्या ख्याल है भाई? मार्जिन हो या मार्कअप हो, प्रॉफिट तो वही एब्सोल्यूट रहेगा ना। सेल से मैयर करेंगे तो मार्जिन आएगा, और कॉस्ट से मैयर करेंगे 50 ऊपर आ गया। सेल में क्या लिखूं? कॉस्ट पता है आपको, प्रॉफिट पता है आपको, तो सेल किसे कहते हैं? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने को। तो क्या मैं यहाँ एस में 150 लिख दूँ? तो इसका मतलब है जहाँ मेरा मार्कअप 50% है वहाँ मेरा मार्जिन निकलेगा 33%। अब आपको सेल दी हुई है और मार्कअप दिया हुआ और आप सोच रहे हैं कि मैं मार्कअप को सेल पे लगाऊंगा, पता नहीं कौन सा पुट्ठा सा फार्मूला होगा, आप मार्कअप को ही उठा के मार्जिन बना दें। ये सबके लिए नहीं है, ये एडवांस यूजर्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा मैथ से शगफ है। अभी हमने जो पीछे बात की, क्या ये सबको समझ आ रही है? जहाँ खड़े हैं उससे डिवाइड करें और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई करें। और नहीं तो आखिरी हल ये है कि C+P=S लिखें, चीज़ें उसमें पुट करें, जवाब निकल आता है। ठीक है, अब ये मैंने अलग अलग एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपसे जब स्लाइड शेयर होंगी तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉस्ट, डिफरेंट प्रॉफिट, डिफरेंट मार्कअप, डिफरेंट मार्जिन के साथ साथ मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स को डिस्कस किया हुआ है कि अगर इतना हो तो क्या होगा, इतना हो तो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो अगेन यहाँ दामन वक्त में गुंजाइश कम है, तो कम से कम इतने को हम इतने मार्कअप से ऐड कर दें, इससे लेस कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ फार्मूले निकाल लिए, C1 + M = S, S1 - मार्जिन। चाहे तो फार्मूले की तरफ जाएं, चाहे तो अप्रोच की तरफ जाएं, चाहे तो C+P = S की तरफ जाएं। हर वो चीज़ जो आपको ईजी लगती है। इसमें सबसे फास्टेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वो है कि जहाँ खड़े हैं उससे डिवाइड कर दें और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। एक दफ़ा C, P और S को वैल्यूज़ असाइन कर दें मार्कअप या मार्जिन के हिसाब से। अब आप प्रॉफिट पे खड़े हो, आपको सेल दिया हो, प्रॉफिट सेल कॉस्ट में से जो भी दिया हो वो पकड़ के उसी से डिवाइड कर देना है और फिर मल्टीप्लाई करना है वो वाले भाई से जहां आपने जाना है। बेहतर है ये। फिर एंड पे टोट के ओवरऑल इंक्रीज 100% प्लस माइनस, डिक्रीज 100% में से माइनस करेंगे। कॉस्ट 1 + मार्कअप से सेल आता है, कॉस्ट सेल ओवर 1 + मार्कअप भी होता है। मार्जिन के फार्मूले भी बना दिए। कुछ लोग जिनको रट्टा पसंद होता है वो फार्मूला रट लेते हैं, कहते हैं सर पेपर में मेरा इतना दिमाग काम नहीं करता, मैं 2 फार्मूले रट के गया वो होता हूँ, मार्जिन आए तो वो फार्मूला लगाता हूँ, मार्कअप आए तो वो फार्मूला लगाता हूँ। तो ठीक है, अगेन हर बंदा यूनिक है ना। मैं क्यों सबको ज़बरदस्ती कहूँगी नहीं आप लॉजिक समझो, लॉजिक के पीछे भागो। भाई वो रट्टे से ईजी है और उसने पक्का माइंड बनाया हुआ है और वो कभी गलत नहीं होता उससे। तो ठीक है, वो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मैं उसको चैलेंज नहीं करूँगा ना, आप उसे चैलेंज करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। आपको नहीं समझ आई, आपको कोई और बात समझ आती है, ओके ठीक है। पहले सेशन के एंड पे आखिरी बात, बी योरसेल्फ। ये नहीं सोचना कि मेरे से वो क्यों नहीं हो रहा जो वो सोच रहा है। भाई वो अपने तरीके से सोचता, आप अपने तरीके से। आप एक चीज़ ईजी पक्का करके बैठे हुए हैं, आपको ज़रूरत नहीं है अपने आप को बदलने की। हाँ, अगर आपके तरीके में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी लग रही है, आपका पेपर नहीं टाइम पे सॉल्व हो रहा, तो फिर आप इस तरफ सोच सकते हैं। जल्दी से देखते हैं द गेम ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस थ्रू आउट CMA। ये जो पूरा CMA है ना, ये एक बड़ी खूबसूरत सी जंग है क्वांटिटी और प्राइस की। ब्रेक इवन क्वांटिटी प्राइस की जंग है, टारगेट कॉस्टिंग क्वांटिटी प्राइस की जंग है, वेरिएंस एनालिसिस क्वांटिटी प्राइस की जंग है। अब खैर बजटिंग और उस तरह के टॉपिक नहीं है, सब के सब क्वांटिटी प्राइस की जंग है। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में ओवरहेड का रेट क्वांटिटी प्राइस की जंग है। जो टॉपिक आप उठाएंगे हर टॉपिक में गेम ही यही है कि क्वांटिटी कितनी, प्राइस कितनी। क्योंकि कॉस्ट का बेस क्या है? कॉस्ट का बेस ये है कि आपने सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने होते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल के बजाय यहाँ तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड की बात भी आ जाती है, जिसमें फिर आप बहुत ही गहराई में उतर जाते हैं। तो अगर सेल में से कॉस्ट के बेसिक कंपोनेंट दे चुकूँ तो क्या है? मटेरियल, लेबर, फिक्स ओवरहेड। और 90% सवालों में इन्हीं 3-4 की बातें तो हो रही हैं।
अच्छा, ये 3-4 भाई कहाँ से आते हैं? पता लगा कि मटेरियल जो है ना, 1 यूनिट पे 3 kg लगेगा और 100 रुपये का 1 kg मिलता है 300 का। लेबर 5 आवर्स लगेगी, 50 रुपये की है 250। ओवरहेड फिक्स में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आपके पास एक फिक्स जवाब आ गया। वेरिएबल में पता लग गया जी जितने भी यूनिट होंगे वो 10 से मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो हर जगह कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो कुछ रेटों से मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर इन दोनों की आपको समझ आ गई है तो बस सिंपली यही मैथ है। सेल है, एक खास क्वांटिटी एक खास प्राइस से मल्टीप्लाई होकर जवाब आ रहा है। मटेरियल है, एक खास क्वांटिटी एक खास प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेबर है, अच्छा ये जो क्वांटिटी है 15,000 kg, इसमें भी फर्दर हो सकता है जी 5,000 यूनिट है और 1 यूनिट पे 3 kg, यानी जो केजीज और आर्स होते हैं इनका भी फर्दर ब्रेकअप हो सकता है कि ये 1 यूनिट पे कितने हैं। लेबर इतने हज़ार हैं और ये रेट है। ओवरहेड वेरिएबल इतने यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय ये रेट है। फिक्स्ड में एक फाइनल वैल्यू होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब हम सोचते हैं जब सारी ही चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्यों ना फिक्स का भी को मल्टीप्लायर निकाल लें। तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टोटल फिक्स कितना होगा और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टोटल यूनिट्स कितने होंगे। अंदाज़न एक रेट उठा के लिख देते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन होने के बाद परेशान होते हैं कि ये तो अंदाज़ा था, फिर उसको सीधा करते फिर रहे होते हैं। भाई तो तुम मत लगाओ अंदाज़ा, वेरिएबल तक करने के बाद कहो एक्चुअल कितना है, एक्चुअल लिख दो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों ने पहले बजटिंग करनी है आगे की, अंदाज़ा लगाना है। तो अंदाजे के लिए यू नीड सम पर यूनिट रेट। अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन जब वेरिएंस एनालिसिस करना होता है, कंपैरिजन करने होते हैं, देखना होता है, तो फिर देखते हैं कि वो अंदाज़ा सही था या नहीं था। और कोई प्लस माइनस हुआ तो ओवर या अंडर एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर? एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैंने कहा जब यहाँ तक सामयीन आ गए हैं, अगर हमें मैथ समझ आ गई है तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमें मोटा मोटा समझ आ रहा है। एक आइसक्रीम कंपनी है, वो आइसक्रीम पार्लर पूरे शहर में चला रही है। उसकी एवरेज वीकली इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। उसकी सेल है 500, ऊपर लिखा हुआ ₹000। इसका क्या मतलब होता है? ये आगे 3 जीरो इन्होंने गायब किए हुए हैं, यानी कि ये थाउजेंड्स में वैल्यू थी। तो जब हम भी डाटा को प्रेजेंट कर रहे हों और हमारे पास बड़ी अमाउंट्स हों तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको राउंड कर लें। जब मौका मिले राउंड कर लिया करें, अनलेस कि बहुत ही अनइवन सी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अदरवाइज़ अगर मोटी मोटी फिगर्स इस तरह से हैं कि उसमें बहुत सारे ज़ीरो हैं तो कोशिश करें कि उसको रुपीज़ इन मिलियन, रुपीज़ इन थाउजेंड इस तरह से कन्वर्ट करें। खैर 500,000 की यानी कि 5 लाख की सेल है, 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 100 की और प्रॉफिट कितना है 50। ये प्लान कर रही है कि फ्रोज़न योगर्ट इंट्रोड्यूस कर दें इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग आइसक्रीम। आइसक्रीम तो चल रही है, ये क्या सोच रहे हैं फ्रोज़न योगर्ट भी लेके आए। इसमें क्या हुआ, सेल ऑफ 800 फ्रोज़न योगर्ट कप्स एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹190 पर कप। उन्होंने कहा जी अब वो पर वीक डाटा में हमें लग रहा है कि हम 800 कप बेच पाएंगे और 190 का एक कप होगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोज़न योगर्ट विल ऑल्सो इंक्रीज द सेल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय। आइसक्रीम ये मौजूद है, आइसक्रीम की सेल कितने % बढ़ जाएगी, तो इसको मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए 1.1 से। और फ्रोज़न योगर्ट 800 कप है और एक कप 90 रुपए का है, 190 का, तो सिंपली उन दो को मल्टीप्लाई कर दो। वेरिएबल कॉस्ट फ्रोज़न योगर्ट की 150 पर कप होगी। तो जितने भी कप्स हैं, कप हमें पता है 800 कप, 150 मल्टीप्लाई हो जाए वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन फॉर फ्रोज़न योगर्ट। फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? तो क्या हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें सजा के डिस्कशन नहीं कर सकते कि हम इस सेल्स में कहें कि ये जो 500 वाली है ये तो 1.1 हो गई और एक नई चीज़ यहाँ पे आ गई 800 इंटू 190। वेरिएबल कॉस्ट में ये वेरिएबल कॉस्ट तो इसकी थी ऊपर वाले की, और अगर 10% सेल बढ़ी आइसक्रीम की तो वॉल्यूम बढ़ गया 10%, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी ये वाली बढ़ जानी चाहिए। और कोई और वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास यहाँ फ्रोज़न योगर्ट, तो हम इसको 2 कॉलम में भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी प्रेजेंट करें। और फिर फिक्स कॉस्ट को हमने 12% बढ़ा देना है और जवाब निकाल के हमने नया प्रॉफिट निकाल लेना है। इस सारे में कॉस्ट अकाउंटिंग की कितनी हमने नॉलेज को इस्तेमाल किया है।
ये मैथ का सवाल है, ये आईकेएप के पेपर का सवाल है, ये आईकेएप के एग्ज़ाम के एक सवाल का एक पार्ट मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें आपने सिर्फ दिमाग लगाया है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो पता नहीं घर सो रही है अभी, मैं तो अभी तक कॉस्ट शुरू ही नहीं किया ना, अभी तो बेसिक्स ऑफ कॉस्ट तो अगले सेशन में स्टार्ट करना है, और आपने सवाल कर भी लिया। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी है, ये छोटा सा सवाल आ सकता है, कोई बड़ा सवाल नहीं आ सकता। मेरे पास बड़ा सवाल भी है जिसमें कॉस्ट तो इस्तेमाल ही नहीं होगी ना, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर करके जवाब निकाल लेंगे। इसका जवाब अब अगेन यहाँ चूँकि वक्त कम है, ये मैंने किसी ऑनलाइन क्लास में नहीं कराया हुआ था, ये मैंने एक फिजिकल क्लास में बोर्ड पे कराया हुआ था, तो मैंने उसकी तस्वीर उठा के डाल दी यहाँ। जब मैं ये कोशिश कर रहा था कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा बताना है, मैं आगे भी कोशिश करूँगा अपनी क्लास की कुछ वीडियोज़ में से जा के बोर्ड में से कुछ कैप्चर उठा के यहाँ डाल दूँ, ताकि यहाँ लिखना ना पड़े। अभी तो वक्त है, हमने लिख लिया, लेकिन उससे ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही तो किया हुआ है, 500 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, इसको इस रेट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर आइसक्रीम का ये 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ है, वो 150 से, फिक्स कॉस्ट इतनी हो गई, इन सबको ऐड करके हम नए प्रॉफिट पे पहुंच गए। अगेन अभी भी हमने गलती की, जब हमारे पास फ्रोज़न योगर्ट की सेलिंग प्राइस भी मौजूद थी और वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद थी, तो हम उसको नेट करके भी इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते थे। जब मेरे पास सेल्स आइसक्रीम की मौजूद थी और वेरिएबल, मैंने उसकी सेल को 1.1 बढ़ाया, इसको भी 1.1 बढ़ाया, तो मैं अगर 150 को भी 1.1 बढ़ाता तो भी जवाब सेम निकलता। और इन्होंने मुझे कब कहा था कि प्रेजेंट करते हुए सारी लाइनें दिखानी है, सवाल ने मुझे कहा मुझे प्रॉफिट निकाल के दो, तो सिंपली वाई नॉट के मैं कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करता चला जाऊं। या टोटली ओपन, आप जिस मर्जी तरीके से प्रेजेंट करें, आपका जवाब सही होना चाहिए। अनलेस के उसने बाकायदा को फॉर्मेट रिक्वायर किया, उसने कहा मुझे आइटम बाय आइटम अलग अलग ब्रेकअप चाहिए, उनका सेल्स का, वेरिएबल का, तो हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि ये तो आसान सवाल था जी। जी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हर स्टेप के अलग अलग नंबर हैं। उन्होंने आपको बताया है कि स्टेप कितने नंबर हैं इस चीज़ के। ये सवाल है इतना सीधा सा कि इसमें सेल और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आपने सिर्फ एक चीज़ मल्टीप्लाई की। नंबर कहाँ पे इस तरह से होते हैं, पता लगता है सेल 6 चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर रिवाइज सेल पता लग रही है। वेरिएबल कॉस्ट 5 चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही है तो पता लग रहा है। तो वहाँ वो लाइन आइटम ऐसा होता है कि उस गरीब को मर्ज नहीं कर सकते। यहाँ इधर 3-4 नंबर के एक सवाल में जिसमें उन्होंने कहा कि हमें रिवाइज प्रॉफिट चाहिए, तो जब आपने उसे दिखाया 500 माइनस 350 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय, तो टेक्निकली आपने सेल की वर्किंग भी दिखा दी, वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग भी दिखा दी। हम ये नहीं कह रहे कि वो लाइन दिखाना ज़रूरी है, वो वर्किंग किसी भी फॉर्म में दिखाना ज़रूरी है। और अगेन ये एक बड़ा सिंपल सवाल था, तो इधर तो वो वाली चीज़ उस तरह से एप्लीकेबल ही नहीं है। और वही वाली बात है कि कॉस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या अभी भी ऐसा सवाल है कोई, तो मैं रैंडमली हमारे सिलेबस में से एक टॉपिक में से जाके एक सवाल उठाया, और मैंने मतलब अक्सर मैं बच्चों को, बिल्कुल बिगिनर बच्चों को सवाल देता हूँ और वो सवाल कर भी लेते हैं। ये वाला सवाल जो पढ़ते पढ़ते आगे गए होते हैं उनसे अक्सर नहीं होता और बिगिनर लोगों से हो जाता है, क्योंकि आगे वाले कॉस्ट सोचना शुरू कर देते हैं और शुरू वाले मैथ सोच रहे होते हैं। सवाल बड़ा खूबसूरत सा है। एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है मुख्तलिफ चीज़ों की, उसकी सेल है 5 लाख यूनिट्स की और टोटल अमाउंट इतनी है। इसका मतलब है पर यूनिट सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके। दो ही तो चीज़ें हैं, या क्वांटिटी या रेट। अगर क्वांटिटी पे अलग से काम करना हो तो क्वांटिटी निकाल के कर लें, और अगर क्वांटिटी और रेट के मुख्तलिफ वेरिएबल दिए हैं तो हमने क्या कहा था, हम जवाब को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। मटेरियल 30 पर केजी है, स्किल्ड लेबर इतनी है, सेमी स्किल्ड इतने पर केजी है, प्रोडक्शन ओवरहेड 50% वेरिएबल है, तो फिर 50% क्या होंगे, फिक्स होंगे। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कुछ काम करे अगले साल के लिए, प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% से बढ़ाना चाहते हैं ताकि डिमांड के इंक्रीज़ को हम अचीव कर सकें। हम अभी 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो 10% बढ़ाना हमारे लिए ईजी है, हमारे पास गुंजाइश है। तो हम 10% प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर 10% प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं तो सेल भी 10% बढ़ जाएगी, मटेरियल भी 10% से बढ़ जाएगा। क्या ख्याल है, सेल भी 10% से बढ़ जाएगी, मटेरियल भी 10% से बढ़ जाएगा,
लेबर भी 10% ज़्यादा काम करेगी, सेमी स्किल्ड भी 10% ज़्यादा काम करेगी। ये दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। जो फिक्स्ड है इसका आधा वो वहीं खड़ा रहेगा, जो फिक्स्ड है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेरिएबल वाला है वो भी 1.1 से बढ़ जाएगा। और क्या बताया है उन्होंने कहा हम 60% मटेरियल खरीदेंगे एसोसिएटेड कंपनी से जो हमें 5% का डिस्काउंट देगा, और 40% हम नॉर्मल खरीदते रहेंगे, और एडिशनल वेस्टेज जो है वो एक्सपेक्टेड है 1%। 1% वेस्टेज एक्सपेक्टेड है, हम जितना खरीदेंगे उसमें 1% लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना? 99%। तो मैं जितना भी खरीदूं मैं जो उससे मैं 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि मेरे हाथ में कितना बचा, कितना आया, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन। ये इधर वे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी हुई है। तो 60% मटेरियल अगर नए रेट पे है तो 40% किस रेट पे है? पुराने रेट पे। तो जब मैं मटेरियल को 1.1 से बढ़ाया है तो मैं कह दूं कि इसमें से 40% ऐसे ही है और इसका 60% और तरह से है। तो अब इस लाइन के दो टुकड़े भी किए जा सकते हैं और एक टुकड़े में भी बताया जा सकता है। यानी कि मैं ये कह दूं कि इसका 60% जो है और इसका 40%, जो इसका 40% है वो उसी तरह से है। यानी इस अमाउंट को मैं 40% से मल्टीप्लाई करके 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और ऊपर वाले 60% वाले भाई साहब को एक एक्स्ट्रा चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसमें मुझे 5% डिस्काउंट मिला है, तो मैं उसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग सवाल हमें बताता जा रहा है वो चीज़ इतने % कम है, वो चीज़ उतने % ज़्यादा है, वो चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है, वो सारे इम्पैक्ट मैं सोचता जाऊँ। 40% स्किल लेबर को रिप्लेस कर दें सेमी स्किल्ड से। सेमी स्किल्ड लेबर 30% ज़्यादा टाइम लेगी। 40% को रिप्लेस कर दें, इसका मतलब है कि जो स्किल्ड लेबर है यहाँ पे इसका कितने % रिप्लेस हो रहा है? तो इसका 60% सेम रहेगा। तो एक लाइन बना दूँ इसके 60% की और अगली लाइन बनाऊँ उसके 40%। इसके 40% से हमारे पास आर्स आ जाएंगे। और नया वाला लेबर ज़्यादा टाइम लेता है, कितना ज़्यादा टाइम लेता है? 30%। उसको आगे मल्टीप्लाई कर दें। मैं एक लाइन में सारी बातें लिखता चला जाऊँ और मैं ज़िंदगी आसान करूँ। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी, सारा जवाब निकालने के बाद एंड पे एक दफ़ा 10% लगा दूँ, लेकिन दिल नहीं मानता तो आप हर जगह एक ही इजाफी 1.1 लगाते हैं जी। अब अगेन जब उन्होंने कहा ना इन्फ्लेशन, दो चीज़ें होती हैं, एक इन्फ्लेशन होता है और एक प्रोडक्शन बढ़ी होती है। प्रोडक्शन में यूनिट्स बढ़ने की वजह से हर चीज़ बढ़ जाती है, हर चीज़ का खर्चा। फिक्स कॉस्ट तो उससे लेना देना नहीं होता नॉर्मली। लेकिन जब वो कहता है ना इन्फ्लेशन आ गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो किराए भी महंगे, बिजली भी महंगी, सब कुछ महंगा। अब वो बोलें या ना बोलें, अब आपको फिक्स कॉस्ट भी इन्फ्लेट करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है, मैंने वो 10% प्रोडक्शन वाली चीज़ फिक्स कॉस्ट पे नहीं लगाई, लेकिन जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो फिक्स कॉस्ट पे भी लगेगी। ये सारा करने के बाद हमें नई कॉस्ट पता लग जाएगी या नया प्रॉफिट पता लग जाएगा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रखें जो पिछले ईयर था। ये पिछले ईयर कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इस वक्त? प्रॉफिट इतने है, मार्जिन किसे कहते हैं? प्रॉफिट बटा कॉस्ट या सेल? मार्जिन, सेल। तो प्रॉफिट कितना है? 14 मिलियन। सेल कितनी है? 56 मिलियन। तो आज की डेट में 14/56, 25%, 1/4 है ना, 25%। ये मार्जिन है। वो कहते हैं मुझे ये मार्जिन चाहिए अभी भी। और आपने निकाला क्या होगा? कॉस्ट, CPS। अगर मार्जिन 25 है तो सेल 100 होगी, तो कॉस्ट कितना होगा? मुझे मिला क्या है? मालूम क्या कर लिया मैंने? कॉस्ट। जाना कहाँ है? सेल पे। क्या करूं? जवाब को किससे डिवाइड करूं? 75% से। मल्टीप्लाई कैसे करूं? 100 से। गेम समझ आ गई आपको? अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उतरे ही नहीं, हमने मैथ का सवाल कर लिया पूरा। अगर इसको देखने की कोशिश करें तो थोड़ा देखने में भयानक लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे वेरिएबल जब आप लिखने के बाद देखते हैं और ऊपर से मेरी गंदी राइटिंग में देखते हैं तो
मटेरियल जो एग्जिस्टिंग है, हमने क्या कहा, हमने कहा जो एग्जिस्टिंग 22,500 को हमने 0.4 से मल्टीप्लाई करके उसको 10% बढ़ा दिया, और नया वाला 60% है उसको भी 10% से बढ़ा दिया। उसमें इजाफी काम कर दिया 95%, क्योंकि उसमें 5% हमें डिस्काउंट मिल रहा था। फिर वो कह रहे थे कि जितना भी हम खरीदते हैं उसमें से 1% ज़ाया हो जाता है, तो आपको कुछ इतना ख़रीदना है कि उसमें 1% ज़ाया होने के बाद भी आपके पास बचा हुआ हो। तो इसको हमने 99% से डिवाइड किया है। हम इस 99% डिवाइड किया ताकि हमें पता लग जाए कि वो टोटल हमें कितना ख़रीदना है, उस पर हमारा कितना लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1% तो ज़ाया हो जाना है। तो एक चीज़ टोटल है जिसका 1% ज़ाया होने के बाद 99% हमारे हाथ में आना है, और हमारा ही जवाब 99% है। तो इस जवाब को 99% पे डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा 100%। इस पॉइंट पे थोड़ा सा दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगा कि लॉस इनपुट आउटपुट इसकी क्या कैलकुलेशन होती है, जब जैसे हमें मौका मिलेगा उस पर बात करेंगे। स्किल लेबर जी, आपने कहा 10,000 था, 1.1 से उसे बढ़ाया, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60% पे कोई फ़र्क नहीं है। और जो सेमी स्किल्ड है उसमें आपने वर्किंग कर लिया, आपने कहा एग्जिस्टिंग इतनी है और नई वाली वो 80,000 के 1.1 का 4% थी, और वो 1.3 बढ़ के उसका रेट बढ़ गया है। यानी जो जो वेरिएबल सवाल दे रहा है आप लाइन में ये लिखते गए, और आई के आपके सोल्यूशन में इतनी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती नज़र आ रही होती हैं, आप सोच रहे होते हैं पता नहीं ये कौन लोग हैं, मैं अपने तरीके से करूँगा। और ये वाला सवाल आप कर देते हैं पे 2.5 सफ़े के ऊपर, और एग्जामिनर कहता है कि बच्चे अनकॉल्ड लॉन्ग वर्किंग्स कर रहे थे। हम एक जवाब तक पहुँचे, जवाब आया 45,551। हमने चालाकी की, एक ही दफ़ा उस पर इन्फ्लेशन लगा दी 10%। अल्टरनेट मेथड कुड हैव बीन कि मैं हर जगह एक 1.1 इजाफी ऐड करता और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता। जवाब आ गया, लो जी मेरी कॉस्ट है 50,106। मैंने इस सवाल को करते हुए मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हमने वो फास्टेस्ट तरीका समझा हुआ है कि हम जहाँ हैं उससे डिवाइड करें और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसके साथ वही काम करना है। काम करें तो ये वाला तजर्बा करके देखें, हम जहाँ हैं मार्जिन कितना है 25%, और सेल कितनी है मार्जिन 25 है और सेल 100 है। हम कहाँ खड़े हैं? कॉस्ट पे। तो जो खड़े हैं उससे डिवाइड कर दें और जहाँ जाना है, ये करके देखा आपने भला? ज़रा करें, 5106 को डिवाइड करें 75 से जहाँ हम खड़े हैं, और जाना कहाँ है 100 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करें ना करें आपको जवाब तो नज़र आ ही जाएगा। क्या जवाब यही आया है 66640? ठीक है। अब अगेन चूंकि यहाँ मैंने क्या किया है 1.33 आगे की राउंडिंग और उसको इग्नोर किया हुआ है, और आप वाले उसमें इंतहाई एक्यूरेट जवाब पे हम पहुंच जाएंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट पता क्या थी? सेलिंग प्राइस बताओ क्या होनी चाहिए अगले साल। अब आपको पता है कि ये टोटल सेल होनी चाहिए अगर मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए। डिवाइड कर दिया, यूनिट्स कितने हैं? यूनिट तो 5 लाख नहीं थे, 5,50,000 कहाँ से आ गया? 10% प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, डिवाइड किया, हमारे पास पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गई। ये कोई बहुत पुराना सवाल नहीं है, 4 से 5 अटेम्प्ट पहले पेपर में आया था, कॉस्ट के पेपर में आया था। मैथ का सवाल कॉस्ट के पेपर में उठा के दे दिया, कमाल हो गया। दर्जनों सवाल है, दर्जनों, जिनका कॉस्ट से ताल्लुक नहीं है, मैथ से ताल्लुक है। लेबर के 2 सवाल आए हैं, टोटल मैथ थी। टारगेट कॉस्टिंग ज़्यादातर मैथ होती है। तो बहुत सारी जगह पे मिसिंग वेरिएबल्स आ जाते हैं वो वेरिएंस एनालिसिस के अंदर। फार्मूले का जवाब बताया होता है, एक चीज़ बताई होती है, दूसरी चीज़ मालूम करने का कह देते हैं। तो मैथ इज़ अ थिंग जो जगह जगह काम आने वाली है। आई होप कि इस सेशन में मैंने आपको अच्छा खासा बोर किया है और एटलीस्ट छोटी छोटी सी टिप्स पे काम की है। अब हम काफ़ी सारी कैलकुलेशन है, हमें आदत डालनी चाहिए कि अब हम लंबे तरीके से ना करें, हम आगे 1.1, 0.7 और इस तरह से लिख लिया करें। अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका जवाब हमें पता है और दोनों के अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो जवाब को पकड़ के मल्टीप्लाई करें। अलग अलग मल्टीप्लाई करके जवाब को फिर इकट्ठा जोड़ के और फिर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग में मत करें, फेस पे सारी कैलकुलेशन दिखा दें, उन्हें अपने सारे वेरिएबल्स सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती नज़र आएंगी, आपकी वर्किंग पूरी है। अपने नंबर बचाएं, अपना टाइम बचाएं, ये सबसे ज़रूरी है।
तो आई होप कि वी आर गुड टू गो विद ये मैथ वाली जो बेसिक डिस्कशन है। स्लाइड्स आपको डेली बेसिस पे साथ मिलेंगी। अब हमारे पास दामन में कितनी गुंजाइश है वक्त के दामन को हम दूसरी तरफ से ज़बरदस्ती खींच रहे होंगे एंडिंग टाइम की तरफ। अब जब आप आ गए हैं तो उम्मीद है देर तक तो चलेंगे। तो फिर 4:47 हो रहे हैं मेरे सामने घड़ी पे, 4:50 पे नहीं 4:60 यानी कि 5 ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास 48 है, मेरी घड़ी और पीछे है। चलें अच्छी बात है, इतना टाइम मिल गया। पूरे 5 बजे इकट्ठे होते हैं और मैं देखता हूँ कि क्या हम उसको आधे घंटे बजाय 45 मिनट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जब तक जो है ना वो ये लोग देखने में नज़र आ रहे होंगे कि बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हम कॉस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। खामखा की फालतू बातें कर रहे हैं, कॉस्ट की तो बात ही नहीं हुई। ये फालतू बातें कभी नहीं की, तभी तो आज कॉस्ट में परेशान बैठे हुए हैं। ये छोटे छोटे से अल्फ़ाबेट्स हमारे सीधे हुए हुए हो ना, तो कॉस्ट आधे से ज़्यादा पेपर तो अंदर यही वैरायटी हैं। हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में नहीं फंसते, हम इस वैरायटी में फंसते हैं कि 99% से डिवाइड करना था या 13% से मल्टीप्लाई करना था, अलग अलग मल्टीप्लाई करना था, इकट्ठे मल्टीप्लाई करना था। डन। तो इंशाल्लाह ताला पूरे 5 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं भी कोशिश करता हूँ कि पूरे 5 बजे यहाँ पे दोबारा हूँ और फिर हम जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं ओवरहेड से। बेसिक्स और ओवरहेड इस पे काम करते हैं। तो आप लोगों की छुट्टी मतलब ब्रेक शुरू हो गई, आप निकलें। मैं ज़रा स्लाइड वगैरह पहले सीधे कर लूँ ताकि वो जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ था उसमें वो वेस्ट ना हो जैसे पहले वेस्ट हुआ है जब हमारे कंप्यूटर ने हमें सुनने से इनकार कर दिया था।